अगर ट्रेन को देखते हुए आपका ध्यान इंजन में बैठे लोको पायलट पे जाता है तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए। मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्पाइक पे। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है कि कई लोगों का ड्रीम होता है लोको पायलट बनना। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ समझाया जाए कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है और किस तरह आप लोको पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बनिए रहिएगा। आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपको लोको पायलट के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न और डाउट नहीं रहेगा और आप आगे आने वाले इस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तरीके से और कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं और जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पे पोस्टिंग मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब फॉर्म फिल करते हैं तो वो असिस्टेंट लोको पायलट होता है। हम आगे प्रमोट होके फिर लोको पायलट बनते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, इसमें आप एलिजिबल होते हैं अगर आपने बीटेक, डिप्लोमा या फिर आईटीआई किया हुआ हो। अगर बीटेक और डिप्लोमा किया है तो दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल, इन ब्रांच से अगर आप बीटेक या डिप्लोमा करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपने सिविल, सीएसआईटी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से बीटेक किया हुआ हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आईटीआई की बात करते हैं दोस्तों, आईटीआई के लिए आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, अगर आप आईटीआई करते हैं तो आप 10th के बाद में इन सभी ट्रेड्स में आईटीआई करके इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर बीटेक या डिप्लोमा के लिए आपको 12th पास करनी होती है, उसके बाद में आप बीटेक या डिप्लोमा करते हैं। एज की बात आती है दोस्तों, तो इसमें जो मिनिमम एज होती है वो होती है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 28 ईयर्स। अगर दोस्तों आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी से तो आपको +3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 31 ईयर्स की एज तक ओबीसी कैटेगरी से इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 33 ईयर्स की एज तक इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। दोस्तों, इसमें 3 स्टेप होते हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको टेस्ट। मेडिकल एग्जामिनेशन को भी आप एक टियर ही माने तो सही रहेगा, वो आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। सीबीटी 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। दोस्तों, इसमें होता है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जर्नल साइंस, जर्नल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। जब आप इस सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद में आपको सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। सीबीटी 2 में दोस्तों इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में दोस्तों जो सीबीटी 1 का सिलेबस है वो तो आता ही आता है, प्लस एक चीज़ और ऐड होती है, वो होती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो हम डिप्लोमा, आईटीआई या फिर बीटेक में बेसिक जो इंजीनियरिंग का पार्ट पढ़ते हैं वो इसमें इंक्लूड होता है। साथ ही दोस्तों पार्ट बी जो इसी के साथ ही होता है, बीच में कोई गैप नहीं होता, इसमें आपको अपना ट्रेड चुनना होता है। ये ट्रेड जब हम फॉर्म फिल करते हैं तब चुना जाता है। तो जिस ट्रेड से आपने आईटीआई करी है या डिप्लोमा या बीटेक किया है, आप उस ट्रेड से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फिजिक्स एंड मैथ्स भी इसे एज ए ट्रेड यूज़ कर सकते हैं। जो पार्ट बी यानी कि जिसमें हमने ट्रेड चुना था दोस्तों, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको इसमें 30% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। ये आपकी मेरिट डिसाइड नहीं करता है, मेरिट डिसाइड जो करता है वो करता है सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए। लेकिन अगर हम इसमें 30% मार्क्स नहीं ला पाते हैं पार्ट बी में, तो हम चाहे पार्ट ए में 100 आउट ऑफ 100 क्यों ना लेके आएँ, हम इस एग्ज़ाम प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जब हम पार्ट ए और बी दोनों को पास कर लेते हैं उसके बाद में हमें साइको के लिए एलिजिबल किया जाता है। साइको में दोस्तों इसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं और हर एक बैटरी टेस्ट में आपको पास होना ज़रूरी होता है। इसमें हर बैटरी टेस्ट में आपको 42 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है।
मेन बात इसमें दोस्तों ये है कि आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, आपको इसमें 42 मार्क्स लाना हर एक कैटेगरी के लिए कंपलसरी होता है। दोस्तों इसमें ये होता है कि अगर आप 5 बैटरी टेस्ट दे रहे हो और आप इसमें से एक में भी 42 मार्क्स से कम लेके आते हैं तो आप इससे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसके बाद बात आती है मेडिकल एग्जामिनेशन की। दोस्तों इसमें होता है विज़न टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, ईसीजी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। इसी के साथ ही दोस्तों इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है जिसमें पूरी बॉडी चेकअप होता है। लेकिन दोस्तों इन सभी टेस्ट में सबसे मेन होता है वो होता है विज़न टेस्ट। इसको एग्जामिनेशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि दोस्तों हर बार 15 में से 3 लोग सिर्फ और सिर्फ विज़न टेस्ट में आउट हो जाते हैं। इस एग्ज़ाम प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं सारे टीयर पास करने के बाद भी। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इसमें है एक तो 6/6 आइज़ होनी चाहिए, आपकी आई साइड है वो 6/6 होनी चाहिए। इसी के साथ ही कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। 6/6 क्या होता है दोस्तों, जब हम ऑप्टिशियन या फिर आइज़ के डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पे ABCD लिखी हुई होती है। तो उसमें जो लास्ट वाली लाइन होती है नीचे नीचे वाली छोटी सी जिसमें ABCD लिखी हुई होती है, अगर आप उसे पढ़ने में सक्षम होते हैं तो आपकी जो आइज़ है वो 6/6 मानी जाती है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है दोस्तों कई लोग ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस नहीं पता कर पाते, इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसका अच्छी तरीके से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में टेस्ट होता है। अगर आप 6/6 नहीं है या कलर ब्लाइंड है तो उसी समय आपको इस प्रोसेस से आउट कर दिया जाता है। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ और बोलना चाहूँगी कि अगर फ्यूचर में आप इस एग्जामिनेशन को देने की सोचते हैं तो आप अभी से अपने आईज़ पे वर्क करने लग जाइए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी आई 6/6 होनी चाहिए, इसलिए कोशिश करें कि आपके स्पेक्स ना हो। अगर आप स्क्रीन या टीवी या लैपटॉप स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मार्केट में आजकल कई स्पेक्स आ रहे हैं जो ब्लू रेज़ को प्रिवेंट करते हैं, उनका यूज़ कीजिए ताकि आपकी आइज़ विज़न प्रॉपर रहे। अब बात आती है दोस्तों इसकी सैलरी की। जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तब हमारी एक पैनल लिस्ट आती है। पैनल लिस्ट के बाद में हमें डिवीज़न अलॉट होता है, फिर हमारा वहीं से जॉइनिंग लेटर आता है। तो हमें फिर 3 से 5 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। उस समय दोस्तों जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो सैलरी होती है वो होती है 25,000 के अप्रॉक्स। जब सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको पोस्टिंग दी जाती है। जो पोस्टिंग में आपकी जो सैलरी होती है वो होती है 40K के अराउंड। साथ ही साथ ये 50,000 तक वेरी कर जाती है। वो क्यों करती है, क्योंकि आपको इसमें रनिंग अलाउंसेस मिलते हैं। दोस्तों मेन 2 और हमारे डाउट्स थे। ये पहला ये था कि ये जॉब गर्ल्स के लिए कैसी है। तो दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, आजकल सभी डिपार्टमेंट्स में जेंडर न्यूट्रलिटी का ख्याल रखा जा रहा है। तो इसी तरीके से रेलवे भी इस पे पूरा वर्क करती है और ये जॉब गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए सभी के लिए अच्छी है। दूसरी बात ये और दोस्तों, अगर चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, अगर आपके मन में ये है कि आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है तो दोस्तों ये जॉब आपके लिए है। सबसे मेन बात आती है हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप इस चीज़ को इस तरीके से इवैल्यूएट कीजिए कि अगर आप अभी ITI या डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रहे हैं तो आप एक चीज़ देखिए कि आपकी मैथ्स कैसी है, यानी कि एप्टीट्यूड कैसा है। अगर आपको लगता है कि आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिना किसी कोचिंग के मैथ्स को नहीं सुधार सकता तो दोस्तों बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपको मैथ्स सुधारनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेन फैक्टर होता है वो प्ले करता है मैथ्स। रीजनिंग फिर भी हर कोई कर लेता है लेकिन मैथ्स नहीं कर पाता है। फिर सेकंड जो टियर होता है उसमें मेन आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में दोस्तों आजकल कई ऑनलाइन कोचिंग्स होती हैं, वो हमें प्रिपेयर करवा देती है। कारण जो मेन पार्ट आता है वो आता है आपके मैथमेटिक्स का। और अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स एक अच्छे लेवल पे है तो दोस्तों मैं मानती हूँ कि आपके लिए 1 ईयर मोर देन इनफ है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपके मन में ये है कि आपको सिर्फ लोको पायलट ही बनना है
तो दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर करिए, आने वाले समय में आप ज़रूर इस वैकेंसी को सेलेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ ही मैं अंकिता आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने इससे कितना कुछ सीखा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।